खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लासेस जो है यूनिट 4 से रहेगा मानव एवं पर्यावरण, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तत्वों को। तो आइए देखते हैं हम लोग इस यूनिट में कैसे क्लास लेंगे। एग्जाम के विषय में जानकारी तो हो गई है आपको कि पेपर में जैसे न्यूज निकल रहा है कि आयोग के गठन का अंतिम चरण चल रहा है और जल्द ही आपको ये न्यूज आ जाएगी कि इसका गठन हो चुका है। ठीक है, तो देखिए इस यूनिट 4 के सेक्शन को हम लोग जो है 4 खंडों में पढ़ेंगे। सबसे पहले मानव एवं पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये किसी भी एग्जाम में अक्सर ये घुमा फिरा के प्रश्न आता है, कभी प्रश्न का ऑप्शन बना देता है, कभी ऑप्शन का प्रश्न बना देता है। तो 2 वीडियो के माध्यम से इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको हम बताएंगे, वो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। उसके बाद सिलेबस के अनुसार आपका पहला सेक्शन है मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का रहेगा पर्यावरणीय क्षरण कारण एवं निवारण, और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। ये हम लोग जो है इस चैप्टर में बिल्कुल ऐसे पढ़ते हुए जैसे पिछले सेक्शन में हम लोग पढ़े थे हम लोग आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले मानव एवं पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, कृत्रिम वर्षा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कृत्रिम वर्षा किस कारण से होता है? तो सिल्वर आयोडाइड के कारण होता है। एकदम याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड के कारण होता है। ठीक है, सिगरेट और मोटर वाहनों के धुओं से कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। आपको मालूम होगा कि सभी वायुमंडल में सबसे खतरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO होता है। अकेले 50% ये जो है प्रदूषण वातावरण में फैलाता है। जब मनुष्य सांस लेता है तो सांस के माध्यम से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उसके फेफड़े में चली जाती है और फेफड़े के माध्यम से वो हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाता है। हीमोग्लोबिन में मिलने के कारण क्या नुकसान होता है कि हीमोग्लोबिन की गति धीमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की गति धीमी होने से क्या मानव को नुकसान होता है? आप जानते होंगे शरीर के सभी कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, और जब उसकी गति धीमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन की गति भी धीमी हो जाएगी। जैसे धीरे धीरे आगे चल के व्यक्ति का दम घुटेगा और घुटते घुटते वो मर जाएगा। ठीक है, मर सकता है। जैसे अक्सर आप सुने होंगे जाड़े के दिनों में बहुत जब ज़्यादा ठंड पड़ता है, कहीं कहीं न्यूज आता है कि रात को लोग कमरे में अंगीठी जला के छोड़ दिए और सो गए कि रूम गर्म रहेगा, और जो है ताकि जो है रूम गर्म रहे। और इसका न्यूज में अक्सर आता है कि सुबह पता चलता है कि उसमें से दुर्घटना हो जाती है, कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो होता क्या है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है पूरे रूम में फैल जाता है और सांस के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा सिगरेट के धुओं से कौन सा गैस निकलता है खतरनाक गैस? क्या आंसर देंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, वाहनों से कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कारखानों से कौन सा गैस निकलता है, कल कारखानों से कौन सा गैस निकलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे फ्रिज AC पेंट मशीन से CFC गैस निकलता है। याद रखिएगा, आप ये भी जानते होंगे ओजोन परत के क्षरण का जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? CFC गैस। ठीक है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसे सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। पीली लौ के साथ जलता है, और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जहां अधिक होती है वहां गुद्देदार फल अधिक पाए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा तेल रिफाइनरी से जो है सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और उस क्षेत्र पे अलग जितने भी जिले हैं उसके आसपास के आप देखेंगे वहाँ गुद्देदार फल अधिक होते हैं। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो निकल रहा है वहाँ से वो क्या कर रहा है? बगल के जिले को, ताजमहल को, या आगरा में ताजमहल को वो नुकसान कर रहा है, और वहाँ पीलापन उसके कलर को कर रहा है, और ये धीरे धीरे आग में उसमें दरार डाल देता है। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है, जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। वायुमंडल में ओजोन परत फिल्टर करता है जो है परावैंगनी किरणें। ये कहने का मतलब है कि आप जानते होंगे, इसको आगे डिटेल बताया भी जाएगा, फिर भी यहाँ शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। अगर प्रकृति ने इस पृथ्वी को बनाया तो इस पृथ्वी के साथ क्या किया उसने कि यहाँ इसके बाहर चारों ओर वायुमंडल का एक गैसों का आवरण बना दिया। ठीक है, आगे आपको चैप्टर में चित्र में डिटेल आएगा। ये एक गैसों का एक आवरण बना दिया, और इस आवरण से क्या होता है कि यहाँ जब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आती है
तो यहाँ से परावर्तित होकर बाहर चली जाती है, ठीक है। लेकिन ये गैसों का आवरण जो है मानव ने प्रदूषण फैला के इतना गहरा कर दिया, घना कर दिया कि ये इससे सूर्य की किरणें परावर्तित होकर वायुमंडल में नहीं जा पाती हैं, वापस घूम के इसी पृथ्वी में चली आती हैं। इसका दुष्परिणाम क्या होता है? पृथ्वी गर्म हो जाती है। पृथ्वी गर्म होती है तो क्या होता है? पृथ्वी गर्म होने से जो है ग्लेशियर बर्फ के पहाड़ वो पिघलते हैं, और पिघलने से क्या होता है कि जो है समुद्र का तल जो है ऊंचा उठता है, मतलब उसका बढ़ता है बर्फ पिघलने की वजह से, ठीक है। और पृथ्वी गर्मी होने की वजह से मानसून और अन्य जीवों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो वो कहा जा रहा है कि ओजोन परत फिल्टर कौन करता है? परावैंगनी किरणें, ठीक है। यानी आप देखेंगे यहाँ इसके बाहर भी एक जो है ओजोन परत है, ठीक है। और ये फिल्टर क्या करता है? जो सूर्य से 8 तरह की किरणें आपको क्लास में बताया गया था, 8 तरह की किरणें निकलती हैं। 8 तरह की किरणों में एक अल्ट्रावायलेट परावैंगनी। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है। परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। होती हैं उनको ये छान देता है। अगर ये न छाने तो क्या होगा? सीधे अगर अल्ट्रावायलेट किरणें अगर पृथ्वी पर पड़े, तो अगर किसी जीव जंतु पे पड़े तो उसे त्वचा कैंसर हो सकता है। किसी वनस्पति पे गिरे तो उसका विकास रुक सकता है। इसलिए इसको फिल्टर होकर ही पृथ्वी पे आना उचित है। लेकिन किस गैस के कारण जो है इसमें फिल्टर होने के बजाय इसमें से छिद्र हो जा रहा है? तो CFC गैस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जल की मात्रा 71% आप लगाएंगे। पृथ्वी पर स्थल की मात्रा 29% आपको लगाना है। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने के 3 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? पहला, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। आपको बताते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ता है? विपरीत हवाओं के टकराने के कारण और सूर्य की विकिरण के कारण। विकिरण मतलब दिन में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी को गर्म कर देती है, और जब रात होती है, संध्या होती है, तो उसमें से गर्मी धीरे धीरे निकलती है। इसे विकिरण कहा जाता है, ठीक है। और जब विपरीत दिशाओं से हवाएं आपस में टकराएंगी तो भी वहां क्या होता है? गर्म वातावरण हो जाता है, हवाएं गर्म कर देती हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसे रटे रहिएगा। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन बम में, न्यूट्रॉन बम में कौन सी क्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, ठीक है। परमाणु बम में कौन सी क्रिया होती है? तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। आपको कमेंट बॉक्स में 2 प्रश्न का आंसर देना है। परमाणु बम की खोज किसने किया था और न्यूट्रॉन बम की खोज किसने किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग, द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। और रॉकेट में कौन सा का इंजन प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। हीलियम का प्रयोग होता है हवाई जहाज के पहियों में, ठीक है। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस का नाम क्या है? हीलियम गैस, याद रखिएगा। आप देखे होंगे एक गुब्बारा होता है जिसमें बड़ा गुब्बारा होता है, 2-4 लोग उसमें खड़े हो जाते हैं और उससे घूमते भी हैं, ठीक है। उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। लेकिन बच्चों वाला जो गुब्बारा होता है जो आकाश में उड़ता है, उसमें हाइड्रोजन भरा जाता है, ठीक है। सेफ से कौन सा रहता है? सेफ हीलियम ही रहता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान सभी पौधे छोड़ते हैं क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सभी पौधे ग्रहण करते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कौन है 24 घंटे वाले? पीपल, तुलसी, नीम, एलोवेरा पाम, एलोवेरा, स्नेक प्लांट, अरेका पाम, किस्मस, कैक्टस और वाइल्ड जेब्रेला, ठीक है। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि रूम में, घर में भी लोग लगाते हैं एलोवेरा या स्नेक पाम या अरेका पाम लगाते हैं, लगाना चाहिए। ये रूम के वातावरण को सही करता है, ठीक है। उसके बाद
पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सा है? नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन 78% है। वायुमंडल में आप देखेंगे तो सबसे अधिक नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, उसके बाद आपका CO2 0.0379%, एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके बाद आर्गन, क्रिप्टन, ये सब गैसें होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा वायुमंडल में रेडान गैस नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब भूकंप आने वाला होता है तो भूकंप आने के दौरान वायुमंडल में प्रश्न आता भी है एग्जाम में, किस गैस की अधिकता हो जाती है? आप क्या आंसर देंगे? रेडान गैस की अधिकता हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 21%। नेक्स्ट है 1984 में भोपाल गैस कांड का कारण क्या था? मेथिल आइसोसाइनाइड या MIC, इसको माई गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बाथरूम मूत्रालय की तीखी गंध का प्रमुख कारण क्या होता है? अमोनिया के कारण बहुत उसमें तीखी गंध आती है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.0379%, एक बार आ चुका एग्जाम में, याद होना चाहिए ये आपको। गोताखोर अपने साथ गैस ले जाते हैं, इसका कौन कौन सा गैस? ऑक्सीजन और हीलियम गैस वो अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पोस्टर को चमकाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? नियान गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अंटार्कटिका से ओजोन छिद्र स्पष्ट देखा जाता है कब? 16 सितंबर को, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए, अगर ये पृथ्वी है और इसको दो भागों में बांट दिया गया, 66.5 अंश पे ये जो अंश है ये दिख रहे होंगे, इधर भी है, इसको आर्कटिक कहा जाता है, याद रखिएगा एकदम, इसको आर्कटिक कहा जाता है, इसको अंटार्कटिका कहा जाता है, अंटार्कटिका कहा जाता है, ठीक है। और यहीं से जो है 16 सितंबर को स्पष्ट देखा जाता है। इसीलिए आप नक्शे में देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका आप देखेंगे, जब अफ्रीका महाद्वीप का एक देश दक्षिण अफ्रीका जो सबसे विकसित देश है, वहां से 16 सितंबर को भी स्पष्ट जो है ओजोन को देखा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। आप जानते होंगे पृथ्वी क्या करता है? अपने अक्ष पे घूमता है, अपने अक्ष पे घूमता है, इसे घूर्णन गति कहते हैं। और अपने अक्ष पे घूमते हुए ऐसे सूर्य की परिक्रमा करता है, तो जब सूर्य की परिक्रमा करेगा तो उसे परिक्रमण गति कहेंगे, और जब अपने अक्ष पे घूमेगा तो उसे घूर्णन गति कहेंगे। आपके एग्जाम में दो प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आता है कि घूर्णन गति के कारण क्या होता है? तो दिन और रात होता है। और पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? तो मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे, आंसू गैस में शामिल होता है क्लोरीन, या इसको ऐसे बोलेंगे क्लोरो बेंजल मेलो नाइट्राइड, ठीक है। ये आंसू गैस में होता है। पहले एग्जाम में अक्सर अमोनिया भी कहीं कहीं आता है ये, ठीक है, या ब्रोमो सीटोन भी आता है, ठीक है, याद रखिएगा। हवाई जहाज के पहियों में आपको बताते हैं हीलियम गैस भरी जाती है। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी अक्सर आ सकता है। सड़कों पर लगे बल्ब में भरा होता है कौन सा? सोडियम गैस, ठीक है। पोस्टर को चमकाने के लिए, ये तो भी आया था, नियान। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 22 सेकेंड लगता है। सेकेंड का कहीं की किताबों में थोड़ा बहुत अंतर होगा, उसे अवॉइड करिएगा। आप याद रखिएगा लगभग 8 मिनट 22 सेकेंड का अंतर होता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1 मिनट 3 सेकेंड या 63 सेकेंड कह सकते हैं लगता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के आने में कितना समय लगता है? तो 2 घंटा, याद रखिएगा प्रश्न आ चुका है। और सूर्योदय यदि 6 बजे होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में क्या बजे होगा? 2 घंटा बाद, यानी क्या बजे? 8 बजे। यदि 4 बजे एग्जाम में पूछ दे कि 4 बजे सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो गुजरात में कितने बजे होगा? तो 2 घंटा आगे कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे प्रश्न आता है। उसके बाद अक्सर एग्जाम में प्राथमिक रंग के विषय में पूछता है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग से नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसके शॉर्टकट में याद करने के लिए बस एक रंग याद रखिए, नीला, उसमें ह जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? नीला, यानी नीला, लाल और हरा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये याद करने के लिए कोड बताए थे, नीला, लाल और हरा, यानी नीला कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखिए, लाल, हरा, नीला। नेक्स्ट है CNG का फुल फॉर्म अक्सर पूछता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। UN का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र। ये पूरे पृथ्वी पर पर्यावरण संबंधी सभी कार्यों को भी देखती है, ठीक है। LPG का इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एग्जाम में पहले पूछता था कि इसमें कौन कौन सी गैस होती है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, जो घरेलू सिलेंडर होता है, याद रखिएगा। और इसमें महकने के लिए मरकैप्टन गैस मिलाई जाती है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए।
इको मार्क अक्सर एग्जाम में पूछता है। इको मार्क किस लिए होता है? तो पर्यावरण प्रदूषण के जांच के लिए। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और एक ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। मार्क किस लिए होता है? तो खाद्य वस्तुओं के जांच के लिए, ठीक है। हॉलमार्क किस लिए होता है? तो सोने के आभूषण के जांच के लिए। ISO 9001 किस लिए होता है? तो रेलवे प्रदूषण की जांच के लिए। ग्लोबल 500 पर्यावरण प्रदूषण के मुक्ति के लिए होता है। ये पूरा आपको रटा होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे आप, पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? टाइलर पुरस्कार पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से होता है? तो ग्रीन मफलर का संबंध जो है ध्वनि प्रदूषण से होता है। आप देखे होंगे रेल पटरियों के किनारे पेड़ों को क्रम से लगाए जाते हैं, या हाईवे देखे होंगे, हाईवे एक्सप्रेसवे जो होता है उसके किनारे पेड़ लगाए गए हैं, बीच में डिवाइडर में भी लगाए गए हैं। इसी को ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछता है ग्रीन मफलर क्या है, तो क्या आंसर देंगे? रेल पटरी या हाईवे के किनारे, एक्सप्रेसवे के किनारे या डिवाइडर में लगाए गए पेड़ पौधों को जो ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि यह किस प्रदूषण को रोकने के लिए लगाया जाता है, तो आपके आंसर टिक लगाएंगे, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए इसे लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण आ चुका है प्रश्न, याद रखिएगा, जेट विमानों से होता है। आप बताएंगे जेट विमान किसे कहते हैं, जेट विमान और सामान्य विमान में क्या अंतर होता है, कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, और सबसे ज्यादा जल प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। याद रखिएगा, यहाँ तीनों चीज याद रखेंगे आप। सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण जेट विमानों से, सबसे अधिक जो है वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड से, और सबसे अधिक जल प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। ये कुछ दिवस है जो आपको याद होना चाहिए, याद भी होगा, ठीक है। तो आइए इसको रिवाइज कर देते हैं हम लोग। तो ये आपका फरवरी से जून तक का है। इसमें 2 फरवरी को आप जानते होंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च को विश्व वन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 8 मई को प्रवासी पंछी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 23 मई को कछुआ दिवस, 31 मई को तंबाकू रोधी दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस फेमस है, और 10 जून को भूगर्भ जल दिवस, और 17 जून को मरुस्थल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आर्द्र भूमि का सबसे पहला सम्मेलन रामसर में हुआ था, याद रखिएगा। और रामसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये किस देश में है, ठीक है। अब देखिएगा फरवरी से जून तक का तो इसमें हो गया। अब इसमें देखेंगे हम लोग जुलाई से दिसंबर तक के पर्यावरण से महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। 11 जुलाई आपको याद होना चाहिए विश्व जनसंख्या दिवस, 20 अगस्त को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस, 30 अगस्त को विश्व विलुप्त शिकार दिवस, 1 अक्टूबर को विश्व वन जीव दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक आवास दिवस, 6 अक्टूबर को विश्व शाकाहार दिवस, 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पंछी दिवस, 25 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, याद रखिएगा आ चुका है, 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस, और 14 दिसंबर को विश्व राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ये भी दिवस आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे पर्यावरण मंत्री कौन है, तो पर्यावरण मंत्री और पर्यटन मंत्री दोनों में क्या नाम है उनका, बताइए। खैर अब मंत्री तो अब नई सरकार आ जाएगी, अब पता चले जब तक एग्जाम हो। प्रमुख अधिनियम आप देखेंगे जो आपको याद होना चाहिए,
प्रथम वन नीति जो है 1954 में, ठीक है। वैसे प्रथम वन नीति अंग्रेजों द्वारा लाया गया था आजादी से पहले, वो एग्जाम में नहीं आता है। आजादी के बाद प्रथम वन नीति कब आया था? 1952 में, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, याद रखिएगा 1952 में प्रथम वन नीति आई थी। संशोधित वन नीति कब हुआ था? तो 1988 में, ठीक है। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया? 1974 में। वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया? 1981 में। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया? 2000 में, ठीक है। इको मार्ग स्कीम 1991 में आया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम खूब पूछता है एग्जाम में, 1986 में आया। आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 1987 भारत में लागू हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ भारत में? 2002 में लागू हुआ था, इसलिए याद रखिएगा। राष्ट्रीय नदी नीति 1988 में, ठीक है। नेक्स्ट है एगमार एक्ट, आ चुका एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब लागू हुआ? 1937 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यही पूछ दे कि वन जीव संरक्षण अधिनियम, देखिएगा इसमें जीव जोड़ दिया गया है। वन जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 कर दीजिएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट टाइगर पे एक प्रश्न आ सकता है कि अभी प्रधानमंत्री द्वारा मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक में प्रोजेक्ट टाइगर का 50वां सम्मेलन हुआ। आपके एग्जाम में आ सकता है कि 2023 में 50वां सम्मेलन कहाँ हुआ, या मैसूर में जो कर्नाटक में जो सम्मेलन हुआ वो किस क्रम का था प्रोजेक्ट टाइगर का? तो क्या आंसर देंगे? 50वां था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया। और जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में। केंद्रीय गंगा नमामि गंगे ये 2014 में। और डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम 1997 में आया, ठीक है। आप जानते होंगे डॉल्फिन संरक्षण जो है सबसे पहले कहाँ भारत में खोला गया? तो पटना में, याद रखिएगा, ठीक है। पटना में सबसे पहले खोला गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी व एनवायरनमेंट, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट या कजरी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, कजरी अक्सर एग्जाम में आता है। या इसी को हिंदी में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये जोधपुर में है, ठीक है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क पूछ चुका है एग्जाम में, ये कहाँ है? धार मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ? लखनऊ में प्रथम पूछा जा रहा है, ठीक है, लखनऊ लगाइएगा। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद आप लगाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, आ चुका है आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये जयपुर में है, ठीक है। इसका गुजरात में भी है, याद रखिएगा। एंटीबायोटिक ऋषिकेश में है, लेकिन मुख्य पूछेगा तो मुख्य कहाँ है? जयपुर में, ये आया हुआ प्रश्न है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये पुणे में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है। और भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन, याद देखिएगा प्रबंधन लिखा है, संस्थान भोपाल में है, आ चुका है प्रश्न। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रमुख पर्यावरण संस्थान, ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल जुबान की नोक पे ही रटा होना चाहिए। जैसे है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, कहाँ है? नागपुर में है। भारतीय वन सर्वेक्षण व अनुसंधान देहरादून में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये कलकत्ता में है। भारतीय जंतु विज्ञान सर्वेक्षण ये भी कलकत्ता में है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण ये आपका लखनऊ में है, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई बेंगलोर में है। और पंछी शिक्षा केंद्र इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है। इज्जत नगर कहाँ है? बरेली में है, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान अनुसंधान केंद्र, पंछी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर बरेली में, याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख कृषि शोध संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, लखनऊ में भी है, शाहजहांपुर में भी है, ठीक है। दोनों में नाम में थोड़ा बहुत अंतर है, आप देख लीजिएगा। भारतीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। एक बार ऐसे एग्जाम में पूछा था ट्राम्बे किस राज्य में है, 4 राज्य का ऑप्शन दिया था और उसमें बताना था, ऐसे प्रश्न आ गया था कि ट्राम्बे किस राज्य में है, तो आप क्या लगाएंगे? महाराष्ट्र में, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स महुआडी वाराणसी में। भारत में सबसे ज्यादा जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में।
भारत में सबसे विशाल मछली घर मुंबई में, भारत में सबसे विशाल चिड़ियाघर अलीपुर कलकत्ता में, और भारत में सबसे विशाल पंछी उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है। पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है? जैविक घटक और अजैविक घटक, ऊर्जा घटक से पर्यावरण का निर्माण होता है। जैविक घटक किसे कहते हैं? जो शोषण रेस्पिरेशन काम करते हैं जैविक घटक, जो नहीं करते हैं वो अजैविक घटक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्रथम कब हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पे। कहाँ है? ब्राजील में है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का प्रतिशत वायुमंडल में कितना है? 99%। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी शब्द का संकल्पना किसने किया था? एजी टांसले ने। और पारिस्थितिकी शब्द का होता है खुला तंत्र, इसका अर्थ होता है पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन या वनों की कटाई। और पारिस्थितिकी में उच्चतम पोषण स्तर क्या होता है? सर्वाहारी होते हैं। पारिस्थितिकी में सर्वाधिक अस्थायी क्या होता है? महासागर होता है। और पारिस्थितिकी में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से या कहा जाता है। ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की संकल्पना किसने दिया था? नाम याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है, जोसेफ कोरियर। ठीक है। हानिकारक और लाभदायक गैस कौन सा होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को हानिकारक और लाभदायक गैस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जो है पेड़ पौधों के लिए लाभदायक गैस होता है और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक गैस होता है। ठीक है। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन देश चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत होता है। ठीक है। कार्बन निगेटिव देश भूटान, याद रखिएगा, आ चुका एग्जाम में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल खूब पूछता है एग्जाम में, पता नहीं क्यों, ओजोन परत से संबंधित है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में, यानी सबसे अधिक वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। सर्वाधिक वनांचित क्षेत्र कौन सा है? मिजोरम है। और सर्वाधिक अति सघन क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है। यानी सबसे अधिक वन कहाँ पूछे एग्जाम में, क्या आंसर लगाएंगे? तो मध्य प्रदेश। प्रतिशत में सबसे अधिक वन पूछे तो मिजोरम लगाएंगे, और सबसे घना वन पूछे तो अरुणाचल प्रदेश आप लगाएंगे। ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं आप समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।